आज के इस ऑडियो लेसन में हम अगस्त 2020 के मुख्य घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। तेल से समृद्ध खाड़ी राष्ट्र यूएई के आबू धाबी में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट ने अपने 4 रिएक्टरों में से एक में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्लांट की यूनिट 1 ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की है। वन नेशन वन कार्ड योजना में 4 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना को 4 और राज्यों और यूटी के जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड तक विस्तारित किया। इस नए कदम के साथ यह योजना अब पूरे देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम हो गई है। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत देश में अपने स्थान की परवाह किए बिना राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ उठा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों अर्थात अंत्योदय परिवारों को कवर कर रही है। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। इस कानून ने कानूनी रूप से ट्रिपल तलाक की प्रथा को अनुमति दी, जिसने मुस्लिम पति को कुछ विशेष अधिकार दिए। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो पति को अपनी पत्नी के साथ 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके सभी वैवाहिक संबंधों को रद्द करने की अनुमति देते हैं। ट्रिपल तलाक अधिनियम इस प्रकार के तलाक को कानूनी अपराध बनाता है। अधिनियम में आगे कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति 3 तलाक पद्धति का पालन करेगा उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी। यह अपराध गैर जमानती है और यह विवाहित महिला को अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी लेने का अधिकार भी देती है। फेसबुक ने भारत के लिए मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान का अगला चरण शुरू किया है। मोर टुगेदर यह प्रदर्शित करने के लिए कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह अभियान वास्तविक कहानियों से प्रेरित है और उन लोगों को भी प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए इन कठिन समय के दौरान साथ आए थे। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि इन कठिन समय के दौरान एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्हें अपने कनेक्शन के माध्यम से समर्थन कैसे मिला। फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडियरी है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है। जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार फेसबुक के लगभग 2.2 अरब से अधिक यूजर्स हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा व बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत की।
राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करता है तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया गया। जीसी मुर्मू ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। 8 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। वह भारत के कैग के रूप में शपथ लेने वाले पहले आदिवासी हैं। उन्हें शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई। जीसी मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के अपने LG पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए LG के रूप में शपथ ली। कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हें 6 साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कैग उन खातों का लेखा परीक्षण करता है जो भारत के समेकित कोष से व्यय से संबंधित है और यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समेकित कोष की भी लेखा परीक्षा करता है। वह आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते की लेखा परीक्षा भी करता है। CAG राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर प्राधिकरणों के खातों का ऑडिट भी करता है। ऑडिट करने के बाद कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, जो बाद में संसद के सदनों के सामने पेश की जाती है। CAG के लिए संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 148 CAG नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 केंद्र और राज्यों के खातों को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसे राष्ट्रपति कैग को सलाह देते हैं। अनुच्छेद 151 कैग द्वारा तैयार रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जानी है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उनके शोध से यह अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस प्रोग्राम को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया। इस दौरान एथेनॉल, बायोडीजल, बायो-CNG और सेकेंड जनरेशन जैव ईंधन पर विचार विमर्श किया गया। जैव ईंधन के लाभ को देखते हुए सरकार इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जैव ईंधन के उपयोग से भारत के जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और इससे भारत के आयात में काफ़ी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य एथेनॉल को बढ़ावा देना है। भारत में जैव ईंधन सामरिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारत में मेक इन इंडिया, कौशल विकास और स्वच्छ भारत अभियान जैसी चल रही पहलों के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। यह आयात में कमी, किसानों की आमदनी में वृद्धि, रोजगार जैसे अवसर भी प्रदान करता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस का रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में इस दिन भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट व पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य पेंटिंग तथा चित्रों द्वारा हाथियों की स्थिति के बारे में लोगों को अवगत कराना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर
रोक लगाना है। विश्व भर के कुल 65 वन्यजीव संगठनों द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी और एशियाई हाथी को असुरक्षित प्रजाति के रूप में रखा गया है। वर्तमान में अफ्रीकी हाथियों की जनसंख्या लगभग 4 लाख है, जबकि एशियाई हाथियों की जनसंख्या लगभग 40,000 है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।